हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ताहा टेक 16 यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल वीबीए माइक्रोस की ये वीडियो देखने वाले हैं कि ऑटोमेशन डैशबोर्ड की कैसे की जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे ऑटोमेशन करेंगे डैशबोर्ड की, पाइवट टेबल की, और कैसे अपडेट करेंगे अपने ग्राफ को। ये वो वीडियो उस पहले वाली वीडियो की का नेक्स्ट पार्ट है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे ऑटोमेशन करेंगे। जब भी आप एक्सेल वीबीए की फ़ाइल ओपन करेंगे, माइक्रो की फ़ाइल ओपन करेंगे, तो आपको ऊपर एक लिंक नज़र आएगी सिक्योरिटी वार्निंग की। इसको इनेबल कर लें। अगर आपके पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये डिसेबल है तो इसको इनेबल कर लें, तभी आपका वीबीए माइक्रो और का कोड जो है वो रन होगा। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। और अभी हम इससे पहले वाली जो वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था कि ये जो डैशबोर्ड है उसको कैसे अपडेट करेंगे। आज हम इस वीडियो में उसके कोड के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे कि वीबीए का कोड जो माइक्रो लिखा हुआ है वो कैसे वर्क होता है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सी बता दूं आपको। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक डेटा है, रो डेटा है, और यहाँ पे डेट दी हुई है। अगर डेट पे हम फिल्टर लगाते हैं तो हमें कुछ डेट नज़र आ जाएगी। सपोज़ 2019 की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की डेटा है, और इसमें कुछ नेम है, और यहाँ पे कुछ नंबर है, और परचेस ऑर्डर है उसका कुछ नंबर है, यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन है उसका कुछ नंबर है, और यहाँ पे कमोडिटी कोड्स है, कुछ नंबर हैं ये भी, और माय ट्रांसपोर्ट टिकट इसमें भी कुछ नंबर हैं। और ये मैनुअल बनाया गया है कॉलम, मतलब वो ईयर को फेच करने के लिए। एक्चुअल डेटा ये था और उसकी एक कॉपी बना ली गई है जो यहाँ पे इंसर्ट डेटा शीट के नाम से इसको बना लिया गया है। थोड़ा फॉर्मेट कर दिया गया है कलर वगैरह का। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फोकस था ये कि अगर हम सितंबर ओल्ड डेटा के बारे में देखेंगे कि कितना काउंट आ रहा है परचेस ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आप फ़िल्टर लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ब्लैंक निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि परचेस ऑर्डर का कितना काउंट है। और वापस से ऑल डेटा है, फिर से फ़िल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल से, और यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन पे जाएंगे और इसको ब्लैंक करेंगे। तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना काउंट है परचेज रिक्विजिशन का। यहाँ पे कितना है, 434 काउंट है। और इसके अंदर ये जो दिया हुआ है कि 60 जो दिया है, कमोडिटी कोड 60 है, और माय ट्रांसपोर्ट 26 है, वो पहला वाला ही पकड़ना है। तो ये एक फंडा हो गया। यहाँ पे आप अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टीम लेवल समरी, और उसके बाद में इंडिविजुअल लेवल समरी, और कुछ ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम स्टैक चार्ट है। यहाँ पे पीआर, परचेस ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन और कमोडिटी कोड्स और माय ट्रांसपोर्ट का लिया गया है वैल्यू। यहाँ पे पिवट टेबल के थ्रू एक समराइज डेटा बनाया गया है कि यहाँ पे ये इंसर्ट डेटा से बनाया गया कि सितंबर में पीआर का काउंट कितना था, पीओ का काउंट कितना था, सीसी कितना था, और माय टीटी कितना था, यानी माय ट्रांसपोर्ट टिकट। और टोटल ये मैनुअल कॉलम है। यहाँ तक पिवट टेबल है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए पिवट टेबल के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, पिवट टेबल फील्ड्स। और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो पिवट टेबल के ऑप्शन ओपन नहीं होते। ये मैनुअल फार्मूला है, मैनुअली इसको लिखा गया है। और दो बटन है, रिफ्रेश ऑल, और यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह दी हुई है। रीसेट ऑल करके बटन दिया गया है, रीसेट एंड रिफ्रेश ऑल। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहला कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं कि क्या करना है। जब यहाँ से हम कोई डेट चेंज करते हैं, मंथ चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से ग्राफ अपडेट हो जाता है। ये देखिए ग्राफ भी अपडेट हो गया। कॉलम स्टैक चार्ट है, फिर 100% स्टैक चार्ट कॉलम चार्ट है, उसके बाद में स्टैक बार चार्ट है। सेम इधर भी है, इंडिविजुअल लेवल में भी सेम है।
अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल और उसमें क्या फ़र्क है। इंडिविजुअल लेवल में हम डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक डेट ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक मंथ ले सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 3 मंथ ले रहा हूँ, 11 12 सॉरी 9 10 एंड 11 और 12 को डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेटा अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से मैं नेम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं नेम को सिलेक्ट किया, सपोज़ यहाँ से अगर मैं ये गायत्री को लेता हूँ, तो उसके रिलेटेड डेटा आ जाएगा और यहाँ पे उसके हिसाब से ग्राफ अपडेट हो जाएगा। सेम ग्राफ है, सिर्फ यहाँ पे कलर का चेंज है, थोड़ा बहुत कलर की फॉर्मेटिंग कर दी गई है। और यहाँ पे नोट्स वगैरह लिख दिया गया है कि आपको क्या करना है माइक्रो रन करने के लिए, कि पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और अपना अगर नेम और मंथ चेंज करना है तो कर दीजिए। उसके बाद में रीसेट बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक कीजिए। हमने चेंज कर दिया है यहाँ से, और इसके बाद में रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिफ़्रेश ऑल करके क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सब पिवट टेबल अपडेट हो जाता है। यहाँ पे भी पिवट टेबल कुछ बना हुआ है जिसके हिसाब से काउंट बता देता है कि कितना काउंट है परचेज ऑर्डर का, परचेज रिक्वेजिशन का, और ये अपना नेम वाइज कितना काउंट हो रहा है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिविजुअल लेवल का क्या पर्पस है। तो यहाँ से अगर हम कोई डेट सिलेक्ट करते हैं, सपोज़ ये मैं पूरे डेट लेता हूँ कि 4 महीने का ही डेटा है, तो ज़्यादा नहीं है, रो डेटा है। यहाँ से सपोज़ मैं एक नेम लेता हूँ, सपोज़ मारिया ले लिया, तो मारिया सिलेक्ट करने के बाद में उसका परचेज ऑर्डर का काउंट कितना हो रहा है वो देखेंगे हम। इंड पे जाके इसको अगर कोई ब्लैंक है तो उसको डिसेलेक्ट कर देंगे, तो मारिया का कितना काउंट हो रहा है 112 काउंट हो रहा है। और उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, मारिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में मारिया को सिलेक्ट करने के बाद में हम उसका परचेज रिक्विजिशन का काउंट देखेंगे कितना हो गया। तो यहाँ पे जाने के बाद में इसको ब्लैंक को डिसेलेक्ट करेंगे ताकि हमें काउंट मिल जाए। तो काउंट देखेंगे तो 57 काउंट आ रहा है। तो फ्रेंड बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अभी बहुत ही छोटा डेटा है, 500 के आसपास में डेटा है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये डेटा बढ़ सकता है, कभी मिलियन में हो सकता है, 10 लाख 5 लाख 3-4 लाख का डेटा हो सकता है। तो आपको मैनुअली अगर ये करना पड़ेगा तो बहुत टाइम जाएगा कि कैसे करेंगे इसको मैनुअली, कैसे ग्राफ को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए VBA माइक्रोस का कोड लिखा जाता है कि हमारा जो काम है वो बहुत इजीली और आसानी के साथ में हो जाए और उसमें कोई एरर ना आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कोड देखेंगे, सेम वही पर्पज़ है। यहाँ पे भी मैं एक बार पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ब्लैंक को निकाल देता हूँ। उसके बाद में ताकि हमारा पूरा रिकॉर्ड कम है इसलिए मैं पूरा डेटा ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी अभी हम कोई नेम सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे गायत्री है, तो यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, जो नाम हम सिलेक्ट करेंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। और मंथ जो सिलेक्ट करेंगे वो मंथ भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एक महीने का, सपोज़ 10 का मैंने सिलेक्ट किया तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 1/10/2019। ये देखिए ये डेटा है, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये इंडिविजुअल लेवल का है, यानी आप कोई नाम के हिसाब से अगर आप डेटा ग्राफ को अपडेट करना चाहते हैं, ग्राफ को देखना चाहते हैं कि पार्टिकुलर नेम में का क्या परफॉर्मेंस है, गायत्री का क्या परफॉर्मेंस है और ये मारिया का क्या परफॉर्मेंस है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद में यहाँ से अपना मंथ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। क्या है मंथ, सपोज़ ये मैं ये ले लेता हूँ 11 ले लेता हूँ, और यहाँ से चेंज करने के बाद में उसके हिसाब से ग्राफ अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे रीसेट ऑल करेंगे और उसके बाद में रिफ़्रेश ऑल कर देंगे तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम पिवट टेबल से ही क्यों अपडेट नहीं कर सकते इसको, इसमें क्या ज़रूरत है हमें वो लगाने की माइक्रो। तो मैं आपको कोड दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कोड क्या कर रहा है और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है VBA माइक्रो का प्रोग्राम लिखने के लिए। तो यहाँ से मैं नेम वगैरह को सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑल को रख देता हूँ और ब्लैंक को निकाल देता हूँ ताकि हमारा डेटा थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे देखिए CC जो है आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं, CC का जो रिकॉर्ड है मैं आपको ये बता दूँ कि
एक रेंज तक, सपोज़ यहाँ पे सीसी का जो काउंट है वो 60 है, और यहाँ पे जो सीसी का काउंट माय ट्रांसपोर्ट टिकट का काउंट है 26 है। तो जब तक ये चलते रहेगा, दूसरा चेंज नहीं होगा, जब तक इसका काउंट 60 माना जाएगा। यानी ये सारे रिकॉर्ड के लिए राहुल आएंगे। अगर मैं 60 सिलेक्ट करूँगा, यानी 60 के अंडर में कौन कौन से आ रहे मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 60 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो उसके अंडर में राहुल ये सब आ रहे हैं, और यहाँ पे 60 के अंडर में इतना सारा रिकॉर्ड आ रहा है। यानी जब तक दूसरा नंबर चेंज नहीं होगा, वो प्रीवियस ही कंसीडर करेगा कि वही नंबर चल रहा है 60, और वो उससे पहले जो दिया हुआ था, ये देखिए 60 और 26। तो यहाँ तक रिकॉर्ड, मतलब आप देखेंगे कि स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं, 166 रो तक 60 और 26 ही काउंट किया जाएगा कि ये सारे का कमोडिटी कोड्स इतना है और माय ट्रांसपोर्ट टिकट इतना है। इसको आप कोई मतलब कोड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं कि एक कोड है कोई सिटी का। सपोज़ अगर मुंबई है तो मुंबई का कितना कोड है, वो कोड के हिसाब से ये पूरा डेटा है कि ये सारा डेटा मुंबई का है, और माय ट्रांसपोर्ट टिकट में उसके रिलेटेड ही, एरिया रिलेटेड ही कोड है ये सपोज़, तो उसके रिलेटेड ही ये पूरा डेटा है। और यहाँ से नेक्स्ट डेटा जो आएगा वो उसके नेक्स्ट एरिया के हिसाब से रहेगा, तो वो कंसीडर आप कर सकते हैं कि हाँ ये इसके रिलेटेड है। मैं इसका पहला जो रो है उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि हमें बार बार स्क्रॉल करना ना पड़े। Alt+WFF आप प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फिक्स हो जाएगी। यहाँ से देखिए अब फर्स्ट रो फिक्स हो गई। तो मैं आपको इसका VBA का कोड बता देता हूँ कि क्या करता है एक्चुअल में VBA का कोड। तो हम फंक्शन Alt+F11 प्रेस करेंगे लैपटॉप पे, तो हमारा VBA का कोड खुल जाएगा। VBA के कोड को हम देख सकते हैं, यहाँ से हम उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि हमें शीट और कोड दोनों भी नज़र आए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शीट में कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है, ये शीट ब्लैंक है, सारी शीट ब्लैंक है, दिस वर्क बुक भी ब्लैंक है, और मॉड्यूल 1 में कुछ कोड लिखा हुआ है, और PR Pro में कुछ कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बहुत ही छोटा है फ्रेंड, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये VBA का कोड क्या करता है और क्या इसके पीछे फंडा है, कैसे ये वर्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ से रन होगा। ये देखिए मैं आपको एक बार ये करके बता देता हूँ कि डिबग करके बता देता हूँ कि क्या कर रहा है ये कोड, कैसे कर रहा है, वर्क हो रहा है, तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोड को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको कि कोड क्या कर रहा है। ये देखिए रिफ़्रेश ऑल पे अगर हम क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो पे देखेंगे, अगर हमें कोई भी VBA का कोड देखना है कि कौन से VBA का कोड पहले रन हो रहा है, तो हम बटन पे क्लिक करेंगे, कोई फिगर रहेगी उस पर क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा कोड जो है ना वो पहले रन हो रहा है। देखिए रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल, ये जो प्रोसीजर है ये पहले रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल ये इसके उस पर जाएंगे। अभी मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का जो विंडो है वो बंद कर दिया है, अगर आप Ctrl+R प्रेस करेंगे तो वो वापस से आ जाएगा। हमें पूरा कोड देखना है इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है, तो वापस से मतलब क्लोज़ कर दिया है। यहाँ देखिए तो रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल यहाँ से ये गया है, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और आपको कोड समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये कोड क्या करता है। ये सारे प्रोसीजर है, रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल ये प्रोसीजर है, और डिलीट ज़ीरो ये प्रोसीजर है, ये दूसरा प्रोसीजर है, क्लियर कंटेंट डेटा ये एक दूसरा प्रोसीजर है, और पेस्ट फार्मूला ये दूसरा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और रिफ्रेश ऑल की बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, या तो मैं रीसेट पे कर देता हूँ पहले, रीसेट पे क्लिक करने के लिए कि क्या होता है रीसेट पे। तो रीसेट पे अगर हम देखेंगे कौन सा कोड रन हो रहा है तो असाइन माइक्रो पे जाएंगे और ये देखेंगे कि पेस्ट फार्मूला जो है कोड वो रन पहले हो रहा है। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि पेस्ट फार्मूला, क्योंकि हमारे इस पर लिखा हुआ है कि पहले आप नेम चेंज करें, उसके बाद में रीसेट पे बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे। तो पेस्ट ऑल फार्मूला, ये देखिए पेस्ट ऑल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले लगाएंगे ब्रेक पॉइंट, उसके बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट और फार्मूला चले गया,
और यहाँ पे रेंज BC1 से BCH तक सिलेक्ट कीजिए। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये शीट जो डैशबोर्ड की शीट है वो शीट पे BC1 से BH1 तक ये पूरा सिलेक्ट कीजिए। देखिए मैं अभी इसको रन करता हूँ, यहाँ रन किया, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी किया और BC9 से BC79 तक सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट होने के बाद में पेस्ट स्पेशल कर दिया गया, तो ये वैल्यू उसकी आ जाएगी। और BB1 सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में कट कॉपी मोड जो है फॉल्स कर दीजिए। ये पहला हो गया। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे मैं हमने क्यों कॉपी किया, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि AC1 ग्रांड टोटल अगर ब्लैंक है, AC1 अगर आप देखेंगे AC1 कहाँ है, अगर यहाँ पे देखेंगे AC1 अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि AC1 कहाँ पे है। ये देखिए मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। AC1 ग्रांड टोटल, ये ग्रांड टोटल है AC1 का, इसको मालूम पड़ेगा कभी डेटा अपडेट होगा। ये ग्रांड टोटल को क्यों पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ से मैं कोई नेम को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रांड टोटल में छोटे में आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रांड टोटल कोई अगर मैं नेम को नहीं, अगर कोई मंथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो डेटा कम रहेगा, ओबियसली डेटा कम रहेगा। ये देखिए यहाँ से मेरा डेटा तो कितना आ रहा है, ग्रांड टोटल आ रहा है, रो नंबर 13 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेम अगर मंथ में चेंज कर देता हूँ, कुछ एक मंथ कम कर देता हूँ तो ग्रांड टोटल कम में आ जाएगा। ये देखिए अभी ये ग्रांड टोटल इस पर चले जाएगा। तो वो क्या पकड़ना चाहता है कि ये ग्रांड टोटल कहाँ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये ग्रांड टोटल जहाँ लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से ये पकड़ना चाहता है। इसलिए मैंने उधर ये फॉर्मूला दिया है कि ग्रांड टोटल कहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको कैप्चर कर दो जो वैल्यू है। यहाँ मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अभी मैं आपको फार्मूला वही बता देता हूँ कि फार्मूला क्या करता है। यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए इसको मैंने इसका जो है 4 कलर है वो वाइट कर दिया है ताकि समझ में ना आए कि क्या है। ग्रांड टोटल AC1 है, तो ये देखिए AJ1, ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है। उसके हिसाब से ये जो डेटा है ना वो पीवट का डेटा हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये सारा पीवट का डेटा ना यहाँ पे आ जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये देखिए ये सारा डेटा जो है ना एक्चुअल में मैं उसको एक शीट पे लेना चाहता हूँ, एक पीवट टेबल, क्योंकि अब पीवट टेबल कम ज़्यादा होगा, अपडेट होगा और उसके बाद में फिर उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये डेटा पीवट डेटा को, समराइज डेटा को मैं एक कॉलम में अपने ले रहा हूँ। पर्पज़ यही है कि ये पूरा डेटा जो है 132, 157, 60, 26 ये जो डेटा है ना, ये देखिए ये डेटा को मैं अपने उसमें ले रहा हूँ। अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा पूरा आ जाएगा उसमें। अभी यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है, अभी देखिए सेम डेटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं रीसेट ऑल पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद में रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे से ब्रेक पॉइंट को निकालने के बाद में इसको रन कर देता हूँ, तो ये देखिए जो डेटा है वही डेटा यहाँ पे भी रहेगा। CC का काउंट ये देखिए, CC का काउंट कितना है, PR 132 और PO 157, PR 132 और PO 157, फिर 39 और 36 है, 39 ये देख, ये CC और 36 ये है। क्योंकि पिवट टेबल कम ज़्यादा होगा, अगर हम महीने को अगर मंथ को डीसिलेक्ट करेंगे तो पिवट टेबल का डेटा कम हो जाएगा। अगर मंथ को ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं दिसंबर को डीसिलेक्ट कर दूं तो ग्रांड टोटल यहाँ पे आ जाएगा, रो नंबर 12 पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है कि ये मेरा पूरा पिवट टेबल का डेटा आ जाएगा। उसके हिसाब से मैं ग्राफ को अपडेट कर दूँगा, तो उम्मीद है फ्रेंड ये समझ में आया होगा आपको। मैं आपको इससे ज़्यादा जो आगे का कोड है, अभी आपको रीसेट बटन का कोड समझ में आ गया होगा कि रीसेट बटन क्या करता है। रीसेट बटन जो है नॉर्मली यहाँ का जो फॉर्मूला है, पिवट टेबल का जो डेटा है वो हमें एक कॉलम में चाहिए, वो डेटा लेके आ जाता है। दूसरा, हम रिफ्रेश ऑल की बटन पे राइट क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा
प्रोसीजर इसको असाइन हुआ है, पहला मेन प्रोसीजर रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल करके असाइन हुआ है। तो हम कोड एडिटर पर जाएंगे और वो जाने के लिए ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि ये जो पहला फंक्शन है वो रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल है, जो कि बटन को या वो है ग्राफ फिगर है उसको असाइन किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा ताकि ये रुक जाए, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन जो है ना वहाँ पे रुक जाए और हम अपने हिसाब से उसको चेक करें स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। नहीं तो क्या होगा, एक साथ में रन हो जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, रीसेट पे हमने क्लिक कर दिया, पहले रीसेट पे सपोज़ क्लिक कर दिए, उसके बाद में रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड वो हो गया। अभी कॉल डिलीट ज़ीरो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पिवट टेबल का डेटा तो हमारा यहाँ तक है, ये देखिए पिवट टेबल का डेटा हमारा यहाँ तक है, 4 रो है और कुछ कॉलम है, जो टोटल कॉलम है 4 कॉलम दिए हुए हैं, वो 4 कॉलम है PR PO CC MyTT, क्योंकि हमें ग्राफ में यही चाहिए। ये देखिए हमें ग्राफ में यही चाहिए, हमें टोटल वगैरह नहीं चाहिए, PR PO CC और TT। तो इसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फॉर्मूला लगाए हैं, फॉर्मूला लगाने के बाद में ऑब्वियसली ये सेल जो है ये पकड़ेगा, जैसे दिसंबर 19 है तो दिसंबर 19 इसको पकड़ेगा, ये रो को, रो नंबर 12 को, और उसके बाद में रो नंबर 12 को। यहाँ पे ग्रांड टोटल है लेकिन ये सारी रो जो है वो ब्लैंक है, आप देखेंगे तो ये सारी रो ब्लैंक है, यहाँ पे डेटा है ही नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 0 को काउंट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब 0 0 आ रहे हैं। तो ये 0 0 अगर हम करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है ना वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा जो हम चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम VBA के थ्रू क्या करेंगे, जहाँ तक फार्मूला लगा है वहाँ तक ठीक है, जहाँ तक वैल्यू आई ठीक है, और बाकी का ये जैन आ रहा है, ये सब मतलब वैल्यू 0 है या ब्लैंक है तो ये ऐसी वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू को ना डिलीट कर देंगे। वही मैंने कॉल किया है कि पहले रिफ्रेश ऑल पे जाओ, फिर उसके बाद में चेक करो कि कोई वैल्यू ब्लैंक वो है क्या, 0 है क्या, कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या जिसको हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिबग करने के बाद में यहाँ पे अभी आपको अच्छे से विंडो दिखेगी, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आपको अच्छे से विंडो अभी दिखेगी। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसको रन करूँगा, आपको समझ में आएगा। तो मैं 1 से उसका रो काउंट तक जा रहा हूँ, 78 तक, 71 तक, सॉरी अभी इसकी लास्ट रो कितनी है, 71 तक जा रहा हूँ, उसकी लास्ट रो। ये जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से जा रहा हूँ। ये देखिए सॉरी कितना डेटा आ रहा है उसके नेम के हिसाब से जा रहा है, 71 तक काउंट इसका जो जा रहा है। अभी कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक रेंज ले लिए हैं डेटा के हिसाब से, वो नेम के हिसाब से कि क्या नेम रहना चाहिए और कितना काउंट तक जाना चाहिए। तो एक रेंज के हिसाब से इसको मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। नॉर्मली इसको हम वो भी ले सकते हैं कि अपना हमारा डायनामिक जो लास्ट रो आ रहा है कितना आ रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, लास्ट रो हम काउंट करके इसको लास्ट रो तक घुमा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी 71 तक ही लिया है, मतलब डायनामिक के लिए नहीं लिया है, ऐसा ले लिया है एक रेंज, ज़्यादा रेंज तक घुमाने के लिए। तो फॉर लूप जाएगा 1 से लेकर 71 तक इसको घुमा देगा। उसके बाद में BC, ये BC है, ये BC अभी हमारा I1 है और BC I+8 यानी 9 हो जाएगा। ये देखिए I1 है और BC I+8 यानी 9 हो जाएगा। ये जो रो है, ये रो है। अगर ये रो 0 है, ये देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है ना, रो नंबर इस पे ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये रो जो है 0 है या ये रो कितना है, ब्लैंक है, अगर 0 है या ब्लैंक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और रो नंबर 13 ब्लैंक है और यहाँ पे 0 आ रहा है काउंट उसका। तो क्या करो, अगर ये रो 0 है या ब्लैंक है तो क्या करो, क्लियर कंटेंट कर दो। ये देखो अगर उसमें से एक भी 0 या ब्लैंक है तो उसको पूरा क्लियर कंटेंट कर दो, यहाँ तक पूरा डेटा उड़ गया। उसके बाद में दूसरा आएगा रिफ्रेश ऑल का डेटा, रिफ्रेश ऑल के फंक्शन में जाएगा, मतलब प्रोसीजर में जाएगा।
रिफ़्रेश ऑल करने के बाद में ये रिफ़्रेश ऑल जो एक्टिव वर्कबुक है रिफ़्रेश ऑल कर देगा। यानी सिंपली इसको क्या करते हैं हम, जब ये बटन क्लिक करते हैं ना, ये जो डेटा में जाके रिफ़्रेश ऑल पे जाके फिर रिफ़्रेश ऑल का क्लिक करते हैं ना, ये सिंपल वैसे ही हो जाएगा। कोई इतना बड़ा कोड नहीं है इसके लिए, एक सिंपल लाइन का कोड है। तो ये रिफ़्रेश ऑल कर देगा, यानी सारा डेटा जो है ना रिफ़्रेश हो जाएगा। और क्लियर कंटेंट अगर हमें चाहिए तो कोई भी सिलेक्शन हम अगर करते हैं तो सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट जो है ना वो पूरा क्लियर कर देगा। सपोज़ मैं अगर यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 1 2, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं डिलीट करूँगा, तो इसका जो कोड रहेगा ना वो सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट हो जाएगा। जो हमारा यहाँ पे डेटा सिलेक्ट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे जो डेटा सिलेक्ट हुआ था यहाँ से नीचे वो सिलेक्शन कर रहा है कि कितना डेटा ज़ीरो है या ब्लैंक है, वो उसके हिसाब से टोटल को छोड़ देगा सिर्फ, ताकि हमारा टोटल जो है बरोबर आ जाए 434 506। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इतना ही आएगा 434 506। ये देखिए 434 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बाजू में 506। तो ये डेटा को सिर्फ टोटल को छोड़ के बाकी डेटा को डिलीट मार देगा। ये ऐसा काम करता है। तो फ्रेंड बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, छोटा ही प्रोग्राम है। आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऐसा प्रोसीजर लिखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक साथ में पूरा कोड ना लिखें, कोशिश ये करें कि सारे कोड को टुकड़ों में बांट दें, यानी प्रोसीजर से लिख दे, ताकि आपको अगर वही प्रोसीजर को बार बार यूज़ करना है तो सिर्फ इसको कॉल करके उसका प्रोसीजर नेम लिख देंगे। अगर सपोज़ मुझे दूसरे कोड में डिलीट ज़ीरो लिखना है तो मैं ये कोड नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ ये कॉल करके, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे यहाँ पे कुछ फंक्शन करना है, कॉल करना है डिलीट ज़ीरो को, तो मैं बार बार कोड नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने एक बार कोड लिखा है उसको मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार लिखूँगा। तो मैं सिर्फ इसका नेम कॉपी करूँगा, ये नेम को कॉपी कर दिया, और मुझे अगर यहाँ पे डिलीट ज़ीरो को कुछ यूज़ करना है तो मैं कॉल कर दूँगा कॉल डिलीट ज़ीरो, तो ये प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। तो हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो बड़ा कोड है उसको टुकड़ों में बांट दें, यानी प्रोसीजर में लिखें, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए कोड लिखने में। और ये कोड इतना कोई दिक्कत वाला नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप भी VBA की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोड वगैरह लिख सकते हैं। थोड़े इफ़र्ट की ज़रूरत होगी स्टार्टिंग में, आप थोड़ा माइक्रो वगैरह रिकॉर्ड करें, उसके बाद में बहुत आसानी हो जाएगी, आप लिख सकते हैं इजीली। मैं ये कोड विंडो को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कोड है। वैसे तो दिख रहा है, मैं और थोड़ा इसको वाइड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए आपको पूरा कोड। तो ये सारी कोड है, आप यहाँ तक इसको देख सकते हैं, पूरा कोड दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ में पूरा कोड नज़र आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और अपना कोड भी रन करके देख सकते हैं। ये हमारा कोड है, टोटल कोड। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स, बाय।